हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वॉइसेस ऑफ विक्ट्री। माय नेम इज़ अभिषेक उपमन्य और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस एपिसोड में, जिसमें हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच डील्स विद ऑल दोज पीपल हु आर एस्पायरेंट्स, हु आर स्टूडेंट्स। इट इज़ अबाउट एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, जिसके बारे में हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली उस समय दिमाग में क्या चल रहा है उस स्टूडेंट के। तो इसको एक बेहतर समझने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर पवन गुप्ता को, हु इज अ वेरी वेल नोन रिनाउंड साइकेट्रिस्ट और ही इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, हैज 15 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस। और अब मैं उनको ही वेलकम करूंगा और उनसे हम जानेंगे इसके बारे में आगे। सो वेलकम डॉक्टर पवन। Thank you, Abhishek. It's really great that you are talking about all these topics. And आज के दौर में students और उनका peer pressure, academic pressure, it's a matter of concern. जैसे पूछा आपने कि क्या चल रहा होता है, ऑब्वियसली उनके दिमाग में हमेशा चल रहे होते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के कंटेम्पलेशंस कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं क्रैक कर पाऊंगा एग्ज़ाम की नहीं कर पाऊंगा, एडेड विद लॉट ऑफ अदर नेगेटिव सेल्फ टॉक। सम स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सम स्टूडेंट्स हैव नेगेटिव सेल्फ टॉक। सो ये चीज़ें इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ डायनेमिक थिंग, and along with that student also face lot of issues related to their peer pressure, not only academic pressure, peer pressure जो कि बहुत unacknowledged होता है। along with that they are dealing with because constant availability of phone, so they are always in touch with other problems or other domains of life, like their family, whether it is a romantic relationship, whether it is a just friend relationship. And you know that nowadays people have a different kind of relationship. So all these things distract or occupy a student's mind along with their current exams. Okay, तो जैसा कि हमेशा आजकल हम ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लाइक किसी भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ तो वो कहता है कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट फील हो रहा है, स्ट्रेस आउट फील हो रहा है। तो क्या ये आजकल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल थिंग, डिजिटल एरा, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, या ये पहले से ही प्रेवलेंट थी बट हमें पता नहीं थी? क्योंकि आजकल तो हर चीज़ का इंसान रील बना के डाल देता है, तो बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो इट इज़ कॉज ऑफ कि एक अवेयरनेस बढ़ी है, इसलिए हमें लग रहा है कि नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रेस्ड, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, हर स्टूडेंट इसके बारे में बात कर रहा है, हर पेरेंट इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहली चीज तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये पहले से ही था या ये आज के टाइम पे ज्यादा बढ़ गया है, और अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं? एकेडमिक प्रेशर और पीयर इन्फ्लुएंस, वी आर डिजाइंड फॉर इट। हम इस तरह से बने हैं, हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है कि पीयर प्रेशर बहुत नेचुरल है। हमारे यहाँ हर तरह के करियर में कंपटीशन है। वी आर नॉट डिज़ाइंड इन अ वे कि हर बच्चे के लिए करियर में चीज़ें सिक्योर्ड हैं। वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये पहले भी थी, और पहले में और आज में बहुत कुछ बदल गया है। आई विल टॉक अबाउट कि क्या क्या बदल गया है, लेकिन येस, इट इज़ रियल। द इंटेंसिटी ऑफ पीयर प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस इज़ a real situation, and it is definitely taking a huge toll on the students' health as well as life. जैसा कि जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ऑफ देम अप्रोचेस विद द सेम थिंग कि सर आजकल बहुत ही लाइक स्ट्रेस आउट फील हो रहा है। अच्छा, प्रेशर भी लोग बात करते हैं प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होता, बट मेरा पर्सनली मैं क्या फील करता हूँ एज एन एजुकेटर एंड एज अ मेंटर ऑल्सो कि देयर शुड बी सर्टेन प्रेशर, क्योंकि बिना उसके तो हम काम करते ही नहीं है। दैट्स व्हाट न्यूटन सेज, यू नो, कि विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर नथिंग हैपेंस।
ओके, सो द थिंग इज, मैं ये जानना चाहता था इसमें, जो शायद बहुत सारे पेरेंट्स भी जानना चाहते होंगे, टीचर्स भी और इवन स्टूडेंट्स भी, कि कब तक वो प्रेशर एक हेल्दी प्रेशर है जो कि हमें ले जा रहा है आगे, तो एक हेल्दी प्रेशर है बट देयर इज अ बाउंड्री लाइन, हेल्दी प्रेशर एंड अनहेल्दी प्रेशर, सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट इट? सी, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ। स्ट्रेस को जैसे आज हम लोग परसीव करते हैं, एक्चुअली इस पर्सपेक्टिव में वो डिफाइंड नहीं हुआ था। स्ट्रेस ड्राइव्स आवर लाइफ सिंस वी बॉर्न, एंड स्ट्रेस इज द कोर ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। सी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यू स्ट्रेस एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्ट्रेस। सो यू स्ट्रेस इज, इसको मैथमेटिकल सेंस में बोले, दैट वी हैव अ कैपेसिटी, we have a reservoir which deals with all the stress, as well as there is a real amount of demand increasing outside the person's mind. जब डिमांड बहुत बढ़ेगी तो हमारे रिजर्वायर्स कंप्रोमाइज होंगे और हमें स्ट्रेस फील होगा या डिस्ट्रेस फील होगा, ठीक है। जब तक हमारा रिजर्वायर उससे डील कर पा रहा है तब तक तो हमें हमारी लाइफ को वो प्रॉब्लम या बर्नआउट नहीं फील होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, या तो डिमांड बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाए बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, या फिर हमारा रिजर्वायर कम होने लगे। दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस बढ़ेगा। एज यू आस्क कि पहले भी इतना स्ट्रेस होता था, यस, बहुत सारे स्ट्रेस होते थे पहले ज़माने के भी। पहले हमारे सोसाइटी में कोहेसिवनेस ज़्यादा थी, तो सेम ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी रही है। इंडियन सोसाइटी या ईस्टर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑटोनॉमी ओरिएंटेड कम है, डिपेंडेंसी ओरिएंटेड है। हम यहाँ पर हमारी पहचान जो है हमारी फैमिली से होती है, हमारे फैमिली की पहचान हमसे होती है, और लोग एक दूसरे की पहचान में ही अपने प्राइड को समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले भी प्रेशर्स थे, लेकिन अभी क्या है कि हमारे रिजर्वायर्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमारी लाइफ, हम कॉन्स्टेंटली ऑन द स्टिमुलेशन मोड रहते हैं। पहले हम रिलैक्स कर लेते थे, जब हम अपना काम करते थे उसके बाद खाली हो जाते थे। वी टेंड टू either relax or we tend to unengaged. अभी क्या है, हमारा we are always on the hinge or always on the hook of social media, digital exposure. Either it is a work related or non-work related. So screen exposure is constantly there. So we are always stimulated. उसकी वजह से क्या होता है, our mind does not get rested, and that's why our reservoir is getting disturbed. ऑल्सो हमारी लाइफ स्टाइल क्या है आज के समय में, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल देखें और आज से 30 साल या 40 साल पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल देखें, अगर मैं अपनी ही लाइफ स्टाइल इमेजिन करूं, सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं सुबह उठता था और रेडी होता था, थोड़ा पूजा वगैरह किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, एक्सरसाइज किया, और उसके बाद अपनी कोचिंग या कॉलेज में चला जाता था। वहाँ हम मिलते थे, बात करते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद पैदल चल के आते थे, रूम पे आते थे, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर इंटरेक्शन किया, फिर उसके बाद एक नैप लिया, या अगर हमारे शेड्यूल में पढ़ना है तो हम पढ़ाई किए, उसके बाद फिर नैप लेते थे, फिर शाम को वापस अगर क्लासेस हैं तो क्लासेस गए, या फिर वापस अपनी स्टडीज़ में आ गए, थोड़ी देर के लिए चाय पीने निकले। सो देयर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट थोड़ा है, प्लस सोशल इंटरेक्शन है, प्लस पर्सनल टाइम है जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्लस अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुनते हैं, फिर घर पे जाते थे, पहले फ़ोन करने के लिए जाते थे, हफ्ते में 1 या 2 बार घर पे फ़ोन करते थे, हालचाल पूछते थे। अभी क्या है, हम मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं, ठीक है, फ़ोन पे देखते हैं, या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फोमो है उनको कि कहीं वो मिस नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे ही आप उठोगे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का नोटिफिकेशन भी आएगा और साथ साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो दैट अगेन पुल योर अटेंशन, देन यू ट्राई टू, देयर आर मेनी थिंग्स, कोचिंग भी क्लासेस हैं, फिजिकल मूवमेंट है नहीं, आप अपने रूम पर ही हो, कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑन हो गई, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सेम एक्सपोजर है, एनवायरनमेंट चेंज नहीं है, फिजिकल मूवमेंट्स भी कम हो गए हैं। तो पीपल
की जो बाउंड्री है लोगों की कि वर्क प्लेस है या होम है और कोचिंग जाना है या कॉलेज जाना है, वो भी कई बार ब्लर हो गई है। तो एक ये जो कांस्टेंट स्टिमुलेशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी रिदम्स हैं और हमारे ब्रेन की जो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी है वो नेचुरली डाउन होती है। सोशल मीडिया देखते रहने से और ग्रुप पर नोटिफिकेशंस आते रहने से अगर हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया से हुक्ड रहेंगे तो एक ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में वो इट्स अ थ्रेट रिस्पॉन्स जो सेल्फ को कंपेयर करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, दूसरों के साथ, कि हम रेस में आगे हैं या नहीं है। इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इंफॉर्मेशन रेस इज़ अ रियल थिंग। पहले क्या होता था कि नेचुरल डिजास्टर्स होते थे। नेचुरल डिजास्टर में लोग जब ह्यूमंस ट्राइब में रहते थे तो उसमें से कोई मारा जाएगा, कोई बचेगा। धीरे धीरे इंसानों ने क्या सीखा, ग्रुप में रहना सीखा। और ग्रुप में रहने पे भी क्या होता था कि अगर किसी ने एक को थ्रेट हुआ है, किसी एक ने डेंजरस चीज़ें एक्सप्रेस करी, फेस करी हैं, तो वो अपने ट्राइब में आकर के शेयर करते थे। तो ट्राइब अवेयर होता था। इसी को कहते थे कि बैठ करके शाम को डिस्कस करते थे कि हमारे ट्राइब पर क्या खतरा है। और हर किसी का प्रेजेंट होना नेचुरली ज़रूरी होता था। अगर किसी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो उसकी लाइफ इंडेंजर हो सकती थी या उसको ट्राइब से निकाला जा सकता था। ठीक है, अगर somebody इज नॉट एजुकेटेड, उसकी वजह से पूरा ट्राइब खतरे में आ सकता है या उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है, तो उसको निकाल दिया जाता था या वो खुद ही नहीं सर्वाइव करता था। दैट इंस्टिंक्ट इज स्टिल देयर एंड दैट इंस्टिंक्ट पर ही आज सोशल मीडिया और हमारा पूरा डिजिटल एक्सपोजर जो है वो ड्राइव उसी पर चल रहा है। तो इंफॉर्मेशन की जो रेस है वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट में है, लेकिन आज क्या है, उसको लिमिट करने वाली कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट उसको प्रमोट ही किया जा रहा है। तो आप अगर अवेयर नहीं हो तो आप कोचिंग क्लासेस कुछ प्लान हुई हैं, नए लेक्चर्स या नए नोट्स अपलोड हुए हैं या नए कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, यू हैव ऑलवेज अ सेंस ऑफ स्ट्रेस कि यू कैन नॉट मिस आउट। आज सर के ये नोट्स आएंगे, सर के ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आज अभी ग्रुप पर कोई टास्क आया, या सपोज किसी स्टूडेंट ग्रुप ने अपना ही खुद एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस पर वो कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज़ डेफिनेटली मोटिवेटिंग, इंगेजिंग, बट सटल देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि कब वो आपके माइंड को हमेशा एक स्ट्रेस में रख रही है। और स्ट्रेस से मेरा यहाँ ये नहीं मतलब है कि इट इज़ ऑलवेज अ टेंशन क्रिएटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस और टेंशन को एक ही चीज़ समझते हैं। मेंटल एजिटेशन, मेंटल टेंशन, मेंटल फ्रस्ट्रेशन इज़ नॉट सिनोनिमस विद स्ट्रेस। सो ये चीज़ें कब हमारी बाउंड्री क्रॉस करती हैं ये हमें पता नहीं चलता है, और वो आजकल नॉर्मलाइज्ड है। दैट इज़ वाई जब प्रेशर हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी से बाहर जाता है, क्योंकि कंपटीशन इज़ रियल, सीट्स लिमिटेड हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत सामने दिखते हैं और हमारा माइंड नेगेटिविटी को परसीव बहुत तेज़ी से करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये समझना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस जो है हम अपने माइंड में पहले अचीव करते हैं बाई पुटिंग पॉजिटिव टॉक दैट वी हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन रादर देन समबडी एल्स। ओके, आपकी बात को सुनकर के मुझे वही याद आ रहा था कि शायद हमारे टाइम पे हम लोग इतना डिजिटली पहले कनेक्टेड नहीं थे, तो इतना पता ही नहीं होता था। हर कोई इतना ज़्यादा एंगेज नहीं था कि प्रॉपर 24/7 वॉच थी। ठीक है, जाते थे इस क्लास में, पता चलता था ठीक है मुझसे नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस आया, क्लास से बाहर निकले, शांत, खत्म। अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इवन अब बच्चे को नहीं, पेरेंट को भी पता होता है। पेरेंट भी, एक पेरेंटल प्रेशर भी आता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल से जो ये कनेक्टेडनेस है, इसने कहीं ना कहीं हम सबको पास तो लेकर के आया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ही पास लेके आ गया है कि वी हैव बिकम टू मच इंट्रूसिव। या सर्विलेंस, कांस्टेंट सर्विलेंस मोड में है। पहले पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था, वो बात भी नहीं करते थे कि बेटा तुम्हारी फिजिक्स का कोर्स कैसा चल रहा है, बायोलॉजी कैसी चल रही है, केमिस्ट्री कैसी चल रही है। अभी तो क्या है, पेरेंट्स सब चीज़ का हिसाब रखते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में कैसा आया नंबर, इस एग्ज़ाम में, इस मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किए। तो अभी आपने बहुत ही सही टॉपिक टच किया है। तो अगर जितना मैं लोगों से बात करता हूँ उसमें मेनली जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, उसमें आइदर स्टूडेंट टॉक्स अबाउट पेरेंटल प्रेशर कि सर फैमिली से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि फैमिली प्रेशर है।
कभी कभी पीयर प्रेशर होता है, वो क्लास में होता है, बट पीयर प्रेशर टेक्स अ सेकेंड स्टेज। सबसे पहले तो फैमिली प्रेशर के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं वो, और एक सोशल स्टिग्मा वाली बात आती है, उसके बारे में बात करते हैं। फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करते हैं, नहीं हुआ तो क्या। तो आई वुड लाइक कि ये सारी चीज़ें क्यों जनरेट होती हैं, इनके बारे में किस तरह से बच्चा कोप अप करे, कैसे उसके पेरेंट्स कोप अप करें, और व्हाट आर दोज साइंस कि हमें पता चले कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस इज जनरेटिंग विद इन अस एंड आई नीड टू टेक अ कॉल एज ए स्टूडेंट एंड पेरेंट बोथ। पेरेंट्स सबसे पहले कहते हैं टीचर होते हैं, और पेरेंट्स वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से मैसेज जनरेट करते हैं एक स्टूडेंट के लिए। आज के समय में जो एकेडमिक स्ट्रेस है, इसको कई बार ओवर हाइप किया जाता है कि कोर्सेज ऐसे हैं, डिमांडिंग हैं। टू सम एक्सटेंट मुझे यहाँ पर ये कहना होगा कि पेरेंट्स को ये चीज़ें कैसे समझनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, बट पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। कहीं आप जाने अनजाने में अपनी डिज़ायर्स, जाने अनजाने दोनों तरीके से आप इम्पोज तो नहीं कर रहे हो। ये तो क्लियर है आज के समय में, अगर आप बच्चा कुछ और बनना चाहता है, आपने उसको ज़बरदस्ती किसी फील्ड में पुश किया है, तो ये डिट्रीमेंटल हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। बच्चा कहीं ना कहीं जाकर के वो इंटरेस्ट लूज कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि कई बार पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि आजकल बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हमें ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार इसमें मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स नहीं अवेयर होते कि वो केयर के नाम पर भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। बहुत अनजाने में ये चीज़ होती है कि वो रेगुलर फ़ोन करते हैं। अब उनके पास बात करने को अगर कुछ नहीं है तो पूछे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो एवरी डे आस्किंग अबाउट पढ़ाई कैसी चल रही है विल समटाइम बी स्ट्रेसफुल फॉर अ स्टूडेंट, एंड रादर देन उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और कैसे हो तुम, ठीक हो, खाना खा लिया, आज एक्सरसाइज करी थोड़ी, और किसी से मिले कि नहीं मिले, है ना, पढ़ाई तो चल रही है, वो तो पता ही है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और कुछ टीचर ने कुछ कहा या किसी फ्रेंड ने कुछ कहा, ठीक हो, नींद अच्छी आ रही है, खुश हो। ये क्वेश्चंस आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रादर देन पढ़ाई कैसी चल रही है, कोर्स छूट तो नहीं गया। और कई बार अपने घर की प्रॉब्लम्स भी लोग डिस्कस करते हैं, और इट इज़ वेरी नेचुरल एंड विच इज़ नीडेड ऑल्सो कि बच्चे को टच होना चाहिए फैमिली से। आप फैमिली की बातें शेयर करिए, लेकिन यस कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियली प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जो फैमिली कई बार ना शेयर करे तो अच्छा है, लेकिन कई बार उस बात को शेयर करके उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश करी जा सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जा सकती है। बच्चे जो है ये भी परसीव करते हैं कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने खर्चे में। एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंडिचर हमारी लाइफ पर कर रहे हैं, विच क्रिएट्स अ अनसेट बर्डन। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या अगर वो बच्चा नहीं होता तो कोई और बच्चा होता तो भी आप इन्वेस्ट करते, और पेरेंट्स क्या किसी और बच्चे पर नहीं करते, या पेरेंट्स के पास अगर वो पेरेंट होते, पेरेंट नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो और कौन करेगा। तो दोनों को ये समझना है, बच्चों को ये समझना है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट वो नहीं टेक केयर करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव भी ध्यान रखना है कि ठीक है पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर मैं आज ये कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा होता, कहीं और कुछ कर रहा होता, तो भी तो पैसे खर्च हो रहे होते, तो भी तो कुछ हो रहा होता। तो आज के समय में पैसे तो हर जगह खर्च होंगे, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होगी। तो इसको एज अ लेना कि मेरे लिए स्पेशली किया जा रहा है, दैट इज़ रॉन्ग वे ऑफ परसीविंग। ठीक है, मेरा बेटा है तो मैं उसे डेफिनेटली पढ़ाऊँगा, और अपनी हैसियत और अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही सारे पेरेंट्स करते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं,
ना तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। आई थिंक आज के समय में किसी को नहीं सोचना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि आप खुश होते हैं बच्चे को देख करके कि बच्चा अगर खुश है, बच्चे की फैसिलिटी के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी मिल रही है। सिमिलरली बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरे माँ बाप खुश रहें। कई बार क्या होता है, नहीं बेटा बस किसी तरह से गुजारा चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो फिर हम लोग के जीवन में सब दुख सही हो जाएगा, अभी थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ें हैं। इस तरह के टॉक्स जो हैं वो मैंने जो रिजर्वायर की बात करी है, उस रिजर्वायर को एकदम एज पर ला करके खड़ा कर देते हैं कि अगर रिजल्ट आया या आर या पार, तो फिर बच्चे के वो लगता है आई एम नॉट वर्थ। बट इसमें आपको ये नहीं लगता क्या कि जैसे ये एक लाइक डबल एज्ड वेपन काइंड ऑफ थिंग है, डबल एज चीज़ है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स सच में स्ट्रगल करके दे रहे हैं और इवन दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, बट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग वो उसको दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है घर वाले पैसे तो दे ही रहे हैं, ले करके बस अपना एक अच्छा एक दे विल गो फॉर अ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड उसके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, जा रहे हैं डेट्स पे। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत सारे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, कैजुअल्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस टाइम पे क्या उसे ये बात नहीं समझना चाहिए? ठीक है, इक्वली पेरेंट तो है मैच्योर, वो समझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें उस स्टूडेंट को भी समझाना पड़ेगा, देयर इज दैट थिन लाइन। यस, इट इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि स्टूडेंट्स अगर देखिए आज के समय में हमारी सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन है। हर व्यक्ति को अपनी राइट्स भी जैसे पता होते हैं, वैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये फ्रीडम दी जा रही है, अगर पेरेंट्स को ये समझाया जा रहा है कि आप अपने डिज़ायर्स या अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी फेलियर को इम्पोज ना करो चिल्ड्रन पे, बच्चों पर, तो बच्चों के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मेरे साथ एक फ्रीडम मुझे मिली है अपना करियर चूज़ करने की, तो मुझे अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल का ये मतलब नहीं है कि ब्लेम मैं लूँगा। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि आप खुद से अपने लिए हुए डिसीजन को बियर कर सको, आप उसके साथ आने वाले फ्रस्ट्रेशंस को बियर कर सको और उसको एज अ पॉजिटिव टेक की तरह लो कि मैंने ये डिसीजन लिया था और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और ठीक है ये फेल हो गया एंड आई विल चूज़ अनदर पाथ। एक जो मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हम सब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू गए हैं, एंड मेडिकल एग्जाम इज़ वन ऑफ अ टफ एग्जाम, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी डिमांडिंग। यस। एंड पहले के समय में ये होता था कि इफ़ यू हैव टेकन अ बायोलॉजी स्ट्रीम, कोई और ऑप्शन नहीं होता था मेडिकल के अलावा। तो फिर भी हम लोग ये सोचते थे कि कंटिजेंसी क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि हमें लाइफ के अदर डायमेंशंस भी अनसेड तरीके से पता होते थे। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारी अगर ये चीज़ नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं बेकार हूँ या मैं वर्थलेस हूँ। गिल्ट होता था कि थोड़ा मैं मेहनत और कर लेता तो हो जाता, काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, मैं ये ना करता तो हो जाता। लेकिन गिल्ट और शेम में डिफरेंस है। शेम ये होता है यार मैं बेकार हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। सो गिल्ट होना इज़ गुड, बट गिल्ट जब शेम में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को आप वर्थलेस फील करते हो, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी गिल्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए कि गिल्ट क्यों आ रहा है। अगर मैं बहुत मूवी देख रहा हूँ तो गिल्ट आ रहा है, अगर मैं आज अपने डेली रूटीन से, अपने शेड्यूल या टाइम टेबल से डेविएट हुआ हूँ तो गिल्ट आ रहा है। कंसीडर योर गिल्ट एज अ गाइडिंग कंपस कि तुम भटक रहे हो रास्ता, वापस से आ जाओ। एंड जैसे ही आप अपने रास्ते पर आते हो ना, आपको एक अंदर से एक प्लेजर आता है कि यस आई एम इन कंट्रोल, एंड सेंस ऑफ कंट्रोल इज सेल्फ एफिकेसी, यही सक्सेस है। तो एवरी डे में स्टूडेंट, अब अगर आप ये कह के आए हो कि मैं तैयारी करने के लिए लखनऊ जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, एंड दिल्ली में जा करके अगर आप पार्टी कर रहे हो या आप बहुत सारा टाइम
घूमने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट, बहुत नेचुरल है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस प्रायोरिटी के लिए आए हो वो प्रायोरिटी आपकी उस सारी चीज़ें आपको उस तरफ अलाइन कर रही हैं कि नहीं। अगर हमारे को ये लग रहा है कि somebody इज़ मेरे को अट्रैक्शन है, somebody मोटिवेट्स, रियली एक नेचुरल अट्रैक्शन है, और उसमें मुझे लग रहा है कि दैट पर्सन कैन गाइड मी और अलाइन विद माई एम। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो कोई आ रहा है और वो मेरे लिए हेल्पफुल हो रहा है, मोटिवेशन मेरा बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो आई हैव अ इनफ टाइम टू गेज, आई शुड हैव अ सेंस दैट कि मैं गेज कर सकूं कि यस ये फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप दोनों मुझे मेरे सेम पाथ पर ले जाएंगे। लेकिन अगर हमें वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप हमें उस पाथ पे ढकेल रहे हैं, उस पाथ से डेविएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉल होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। एक सेल्फ कॉल है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज क्लियर हो, उसके साथ में हम कुछ भी करें तो गलत नहीं है। नहीं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं ना, क्योंकि वो ही टाइम है जब आप बॉन्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट, आपका अटैचमेंट होता है किसी के साथ, आपको फ्रेंडशिप आपकी इस्टेब्लिश होती है या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। वो लॉन्ग टर्म हो ना हो दैट इज़ अनदर थिंग, बट यू ऑलवेज कंसिडर रिलेशनशिप एज अ पार्ट ऑफ जर्नी एंड ग्रोथ, और इम्ब्रेस इवन द नेगेटिव फीलिंग्स को भी इम्ब्रेस करके हम लर्न करते हैं लाइफ में। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे डू नॉट वांट टू शेयर दिस पार्ट, क्योंकि उनको लगता है अगर ये पार्ट शेयर करेंगे अपने पेरेंट्स से या टीचर से देन दे विल बी स्कोल्डेड। लोग कहेंगे तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ने के टाइम पे ये कर रहे हो, अभी तो ये इसका वक्त नहीं है, क्योंकि उनके वक्त पे इसको वैल्यू नहीं करी जाती थी ना। सी, आज के समय में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि सबको एक्सपोजर है। पहले तो घरों में बंद होते थे, आप अपनी फैमिली और अपने फैमिली के थॉट्स को टू सम एक्सटेंट यू हैव अ कंट्रोल, कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फैमिली का कल्चर कैसा होगा। आज के समय में पेरेंट्स अपने बच्चों के सबके कल्चर, सबकी थिंकिंग पैटर्न कैसे होंगे इसके लिए अवेयर या कंट्रोल करने की उनकी कैपेसिटी नहीं रह गई है। और कैसे रह जाएगी जब मेरे बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर है, उस पर दुनिया भर के लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, तो मेरे अंदर वो एक्सपेक्टेशन नहीं आनी चाहिए कि मैं इसके पूरी लाइफ को डिक्टेट कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ। बट वो मोबाइल वालों ने फीचर तो दिया हुआ है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल है, बट स्टिल इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्राइवेसी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे के चैट्स पढ़ सकें, वो क्या देख रहा है वो पढ़ सकें। जब अगर बच्चा एक एज के बाद क्रॉस करता है, सपोज 13 साल 14 साल के बाद, टू सम एक्सटेंट उसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, और 18 ईयर्स के बाद वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, उसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, 17-18 साल के बाद ही जनरली बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं। एट दैट टाइम लीगली एंड सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह होता है। वो अपना फ़ोन कैरी करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, कॉलेजेस में भी, कोई उनके फ़ोन की को उनके ऊपर भी प्राइवेसी के उनके पास राइट्स हैं कि उनका फ़ोन उनका एक अपना प्राइवेट फ़ोन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो उनको रिस्पॉन्स मिला हुआ है वो फ्रीडम, तो उसके साथ उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उसका वो माइंडफुल यूज़ करें, अपनी बाउंड्री सेट करना समझें। सी, रोमांटिक रिलेशनशिप एंड किसी भी तरह के रिलेशनशिप को हैंडल करना एक अलग लाइफ स्किल है। ठीक है, अपनी बाउंड्री सेट करना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये एक अलग लाइफ स्किल है। अपनी सेफ्टी तय करना, ये भी एक लाइफ स्किल है। आप अपने आप को सोसाइटी में बुरे लोगों से बचाएं, इंटरनेट पर चाहे सोसाइटी में, दोनों जगह अपने आप को आपको गलत चीज़ों से बचना पड़ेगा। कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं या पढ़ाई करने आए हैं एक गोल के साथ, तो आप सब्सटेंस यूज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक्सेसिव पार्टिंग में इंडल्ज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे डेविएट कर सकती हैं, तो आप वहाँ से पहले ही एक स्टेप पीछे ले लेते हो। अपनी कैपेसिटी सबको थोड़ी पता होती है, और नहीं पता है तो आई थिंक उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ये भी एक एरिया है जैसे कि सेल्फ से टच में रहना, कि रोज़ अपने बारे में बैठ करके मेडिटेट करना, अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हर बच्चे को ये होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ,
साथ ही साथ पता होता है कि नहीं यार ये एरिया मैं नहीं है, मेरा फोर्टे नहीं है, तो इधर मुझे नहीं जाना चाहिए. आई एम नॉट द पर्सन हु कैन हैंडल इंटेंस रिलेशनशिप एट द सेम टाइम एंड प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स. वाइल किसी को दूसरे को लग भी सकता है, लेकिन बाउंड्री सेट करना ये पर्सन की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है. क्या हर उस एज में क्या हम इतने इंटेलेक्चुअली एनलाइटेंड होते हैं, इतना हमें पता होता है कि हाँ ठीक है हमें क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है? एज ए स्टूडेंट मैं पूछूंगा, हो सकता है कि एट दिस एज मुझे जो चीजें मैं कर रहा हूँ मुझे सही लग रहा है. आज के दिन में देखता हूँ कि भाई लोग जा रहे हैं पार्टीज कर रहे हैं, बिल्कुल उनको सही लगती है वो चीजें क्योंकि दे आर एंजॉइंग. मैं दिन भर बैठ के पढ़ रहा हूँ, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माई थिंग. कहीं ना कहीं लगता है कि आई हैव अ डल लाइफ, समथिंग दैट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. तो हमें लग रहा होता है यार सब पूरी दुनिया तो एंजॉय कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ. उसी चीज में हो सकता है कि मैं एक गलत जगह इंडल्ज हो जाऊँ, गलत कंपनी में चला जाऊँ. तो एज अ स्टूडेंट हाउ शुड आई नो? हर स्टूडेंट उतना मेंटली कैपेबल नहीं है कि उसे पता हो क्या सही है क्या गलत है. तो आई वुड लाइक टू आस्क एज अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी द वार्निंग साइंस? कैसे पता चले बिना किसी से, क्योंकि कई बार हम बात नहीं करते हैं, तो कैसे हमें पता चले कि वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द राइट पाथ और अब हमें सही डायरेक्शन में आने की जरूरत है? आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं या जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हम कैसे अपने कंट्रोल में लें. और द डिजिटल वर्ल्ड मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज आज के समय में सबका वर्ल्ड काफ़ी हद तक डिजिटलाइज्ड है. तो डिजिटल वर्ल्ड हैज़ पुट आवर स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज़ ऑन द फेस. पहले ये क्या होता था, सोशल नॉर्म्स में कंपनसेट हो जाती थी. अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो पापा की डांट से डिसिप्लिन हो जाएंगे, हमें पता है कि मेरे पापा ऐसे हैं, या हमें पता है कि हमारी इतनी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है तो मैं ऐसी चीज़ में इंडल्ज नहीं होऊंगा. तो कई बार हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा होता था, या हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर इतना एक्सपोजर ऐसी चीज़ों का नहीं है जो हमें डेविएट करे, तो काफ़ी हद तक हम प्रोटेक्टेड रहते थे. आज के इंटरनेट के वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्सेसिबल है, एक्सपोजर बहुत है, तो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ भी फिर बढ़ जाती हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि, तो हमें जब हमारे साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और हमारी वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, तो हमें गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी जिससे हमें पता चले कि हम भटक रहे हैं या नहीं भटक रहे हैं. वो गाइडिंग प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है. वो क्या है? आप अपने डेली रूटीन को मैनेज कर पा रहे हो खुद से? इसके लिए माइंडफुल रहना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप रूटीन में जो चीज़ें कर रहे हो उसके लिए माइंडफुल हो कि नहीं हो, आप हेल्दी हो कि नहीं हो. जस्ट फिजिकल लुक कि मुझे एक सर्टेन लुक में दिखना है, ये ज़रूरी नहीं है. ये ज़रूरी है कि मैं कंफर्टेबल और आराम, दर्द नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतना हेल्दी हूँ. ठीक है, यंग एज में ये भी नहीं पता चलता है लोगों को. एक और चीज़ जो पहले के समय में बोलते थे टीचर्स और मैम ने भी, हमने कभी ऐसे उनकी बातों को कभी फॉलो नहीं किया. जैसे कई बार लोग बोलते थे कि रेगुलर स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस. बट अक्सर हम लोग ये करते थे कि अगर सैटरडे को मूवी देखने चले गए तो सैटरडे का दिन अगर वेस्ट हो गया तो संडे हम ओवर स्ट्रेच करते थे. लेकिन ये चीज़ें हमें भी समझ में आती थी कि हम किसी दिन ओवर स्ट्रेच कर देते हैं तो फिर 2-3 दिन अगला वेस्ट भी होता है, बर्नआउट आती है. तो हम क्या करते थे, कोशिश करते थे कि ऐसे फेजेस जो हमारी पढ़ाई के रूटीन को डिस्टर्ब करें, ऐसे फेजेस कम ही हों एक साल के पीरियड में. तो वो पहले से ही हम गेज कर लेते थे. अगर एक साल हम फेल हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आई कैन मेडिटेट कि यार ये चीज़ें होती हैं एंड इट डिस्टर्ब्स अलॉट. कि अगर मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो मुझे वो मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में चलता रहता है, यार हमारा इतना टाइम बर्बाद हो गया, यार हमने ये चीज़ कर दिया, अब मुझे, हाँ वो गिल्ट पाइलअप होता जाता है. जैसे कोर्स पाइलअप होते हैं वैसे गिल्ट पाइलअप होता है. तो ऐसी चीज़ों में शुरू से ऐसी हैबिट रखनी चाहिए थी कि अगर हम अपने डेली रूटीन को बहुत डिस्टर्ब होने ही ना दें और रोज़ थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करें, थोड़े फिजिकल पार्ट अपने रखें, अपने प्रोसेस में रखें. मोटिवेशन ड्रिवन नहीं होता है आज के समय में. ये बात काफ़ी हद तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं और हमने भी सीखा है कि अगर हमने अपने लाइफ में कुछ प्रोसेसेस क्रिएट कर दिए ना तो हमें कोई चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता.